18 नवंबर 2022 दिल्ली में पुलिस एक आफताब नाम के लड़के के घर घुसती है और जैसे ही उसके घर पहुंचती है उसके फ्रिज में से ह्यूमन बॉडी के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के थे। फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है। कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में पालगढ़ में एक फैमिली रहा करती थी जो कि फैमिली थी मदन वालकर यानी विकास मदन वालकर जो घर के हेड थे, और उसकी वाइफ का नाम था सोनम मदन वालकर, और उसकी बेटी का नाम था श्रद्धा मदन वालकर, और उसके बेटे का नाम था श्रेया मदन वालकर। और ये चारों जन पालगढ़ में रहते थे और सोनम मदन वालकर और विकास मदन वालकर के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे और उसके लिए उनके आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो वो फैमिली इशू था और उसके लिए उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था सोनम मदन वालकर और विकास मदन वालकर अलग अलग रहेंगे। उसके बाद से वो दोनों साथ में नहीं रहते थे और ये सिचुएशन उसके बच्चे भी सफ़र कर रहे थे, यानी श्रद्धा मदन वालकर और श्रेया मदन वालकर। और श्रद्धा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और श्रद्धा इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई शिफ्ट कर जाएगी और मुंबई में वो अपनी लाइफ सेटल करेगी, जॉब वगैरह ढूंढेगी और अपनी मदर से वो कितने टाइम हेल्प लेगी ये उसने सोच के मुंबई शिफ्ट करने का सोचा। और मुंबई में अपने फ्रेंड के थ्रू उसने एक कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली थी और वो जॉब ढूंढने के बाद वो कुछ ही महीनों में वहाँ पर एक छोटा सा रेंट पे घर ले लेती अपने ऑफिस के पास। और उसके बाद वो ऑफिस में न्यू फ्रेंड्स बनाने का सोचती है और जैसे ही वो वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बनाती है और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और मुंबई एकदम उसके लिए न्यू सिटी था तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेटल कर पाना मुश्किल था, लेकिन वो धीरे धीरे करके वहाँ पर सेट हो जाती है। और उसके बाद वो अपने ऑफिस में यानी अपने कलीग से मिलती है जिसका नाम था आफताब पूनेवाला। आफताब पूनावाला और श्रद्धा मदन वालकर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्ती अब उनकी सिर्फ ऑफिस तक नहीं थी, ऑफिस से ज़्यादा टाइम वो बाहर स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ वो हमेशा रहते थे। और कुछ ही महीनों में वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद आफताब श्रद्धा को एक प्रपोज करता है कि मुंबई जैसे शहर में हम दोनों को साथ में रहना चाहिए जहाँ पर इतने ज़्यादा खर्चे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में हम लोग रहेंगे तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। श्रद्धा ये सारी बातें सोचकर उसको हाँ बोल देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो अपनी मदर को ये सारी बात बता देती है। और जो आफताब पूनावाला था वो एक मुस्लिम था, उसका पूरा नाम था आफताब अमीन पूनावाला। वो अपनी मदर को पूरी बात बताती है और वो अपने घर पे बताती है कि वो आफताब से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो आफताब से शादी करना चाहती है और अब वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। ये सोचकर सोनम मदन वालकर ने उसको बोला कि ये जो सारी जो तूने बात बताई है ये सब तो ठीक है, ये सब मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगी, बट वो हिंदू कम्युनिटी से नहीं है तो हमारी फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं इस रिलेशनशिप के लिए अभी कुछ भी नहीं बोल सकती, तो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में मत रहे। ये सारी उसने बात बोली और उसको बहुत समझाने की कोशिश की श्रद्धा को कि ऐसा सब अभी नहीं करते, हम लोग इस बारे में सोचेंगे, और उसको बहुत समझाने की कोशिश की। श्रद्धा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और सोनम मदन वालकर ने उसके हस्बैंड यानी विकास मदन वालकर को भी इसमें इन्वॉल्व किया और बात इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ चुकी थी। श्रद्धा मदन वालकर ने बोला था कि अब मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, आज के बाद मुझे आप लोग फ़ोन मत करना, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और 2019 में उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। में छोड़ने के बाद वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गई और जो कि श्रद्धा वालकर के फैमिली के बिल्कुल ही अगेंस्ट था, वो लोग बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ थे और श्रद्धा ये बात उनकी बिल्कुल भी एक भी नहीं समझी थी और वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में। और जब वो लोग उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, उसकी फैमिली का उसके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था, तो वो लोग सिर्फ उसके व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर ही ये पता लगाते थे कि हमारी बेटी खुश है, कहाँ है। ये सारी बातें उनको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस से ही पता चलती थी, वो किसके साथ है ये सब उनको व्हाट्सएप स्टेटस देख के ही समझ आता था।
और उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था श्रद्धा के साथ। यानी ना ही उसकी मदर का था, ना ही उसके फादर का था, और ना ही उसके भाई का था। आफ्ताब ने भी जब अपने घर पे बताई ये सारी बात श्रद्धा के बारे में, तब आफ्ताब की फैमिली ने भी बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, तो उसका भी वक्त बर्बाद मत तो करो और अपना भी वक्त बर्बाद मत करो, और श्रद्धा को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दो। ये बात आफ्ताब भी नहीं समझा, और ये उन दोनों के लिए अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी थी। और दिसंबर में सोनम मदन वालकर ने श्रद्धा मदन वालकर को फ़ोन किया था, और वो कॉल उनकी एक आखिरी कॉल थी, और वो कॉल पे बात हुई थी उनकी। सोनम मदन वालकर उसको फोर्स कर रही थी कि तू अब वापस आ जा, हम लोग जो भी है सॉर्ट करके सब कुछ एक बैठ के उसको छोड़ दे आफ्ताब को, तू हमारे पास वापस आ जा। और उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करके उन्होंने उसको अप्रोच करने की कोशिश की कि वो आफ्ताब को छोड़ दे और उनकी फैमिली के पास वापस आ जाए। श्रद्धा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, और कुछ ही दिनों में श्रद्धा मदन वालकर की मदर जो थी सोनम मदन वालकर, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद श्रद्धा को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है उस चीज़ का। उसके बाद वो अपने पिता से बात करना शुरू करती है, और वो उनके फनेरल पे भी जाती है, और वो उनके फादर से बात करना शुरू करती है, और उनकी टोटल 3 बार फ़ोन पर बात हो चुकी थी। उसके बाद आफ्ताब की उनको सारी बात बताती थी श्रद्धा उसको बोलती थी कि जो आफ्ताब है वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, और बहुत ज़्यादा हमारे बीच झगड़े होते हैं, और आफ्ताब अब कुछ काम नहीं करता, और वो पिछले कुछ टाइम से घर पे ही रहता है, और मैं ही सारी जो ग्रोसरीज वगैरह है घर की, और वो मेरे ही पैसों से गांजा वगैरह ये सारी वो चीज़ें अपनी एडिक्शन जो है वो पूरे करता है, और वो कुछ भी काम नहीं करता। तो उसके जो फादर थे विकास मदन वालकर, उसको वो बात फिर से समझाते कि तू हमारे पास वापस आ जा, हम अभी भी रेडी हैं तेरे को एक्सेप्ट करने के लिए, तू वापस आ जा, आफ्ताब को अभी भी छोड़ दे, हम लोग बैठे हैं, जो भी है हम लोग सब सॉर्ट कर लेंगे, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, तू वापस आ जा। लेकिन श्रद्धा ने उनकी अब भी बात नहीं मानी, और श्रद्धा ने उनको बोला कि आफ्ताब का अभी थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, और कुछ ही टाइम बाद वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, और वो अभी इसलिए परेशान ज़्यादा है क्योंकि अभी उसको कोई काम नहीं है, और वो दिल का बहुत अच्छा है, और मैं इसको नहीं छोड़ सकती। और ये उनकी आखिरी कॉल थी, और उसके फादर को उसने बोला था कि अभी मुझे आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना, क्योंकि आप मुझे बार बार फोर्स कर रहे हो वापस घर आने के लिए, मैं आफ्ताब को नहीं छोड़ सकती। ये उनकी एक आखिरी कॉल थी। और उसके बाद आफ्ताब जो है वो श्रद्धा को बोलता है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हम लोग दिल्ली होके शिफ्ट हो जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद हम लोग वहाँ पर दोनों कोई एक अच्छी जॉब ज्वाइन कर लेंगे, और हम लोग वहीं पर लिव इन रिलेशनशिप अपना कंटिन्यू करेंगे। और 6 मई को वो लोग मुंबई से मूव कर जाते हैं, और वो पहले हिमाचल घूमने जाते हैं। हिमाचल 2 दिन घूमने के बाद वो लोग दिल्ली जाते हैं। 8 मई को वो लोग दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचने के बाद उनके बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। वो झगड़े का रीज़न ये था, आफ्ताब जो है वो डेटिंग ऐप्स यूज़ करता था, और काफ़ी बार श्रद्धा ने उसको और लड़कियों से बात करते हुए पकड़ लिया था। और 18 मई को श्रद्धा ने आफ्ताब को किसी लड़की से बात करते हुए देख लिया था, और कुछ डेटिंग ऐप्स में उनकी बहुत सारी ऐसी बातें देख ली थी जो कि कोई भी लड़की एक्सेप्ट ना करे। आफ्ताब का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दोनों की झगड़े जो हैं वो हाथापाई पे उतर आए थे, और आफ्ताब ने गुस्से में आके श्रद्धा का गला पकड़ लिया, और उसको इतना ज़ोर से दबाया कि श्रद्धा की जान जा चुकी थी। और ये उसने पुलिस में एडमिट किया है कि उसने जब उसका मर्डर किया वो बिल्कुल रिलैक्स था, उसे कोई भी उस बात का रिग्रेट नहीं था कि उसने किसी लड़की की जान ले ली है। और वो मर्डर करने के बाद उसने जब श्रद्धा को मार दिया वो एकदम रिलैक्स था, और वो अपने बेडरूम में जाके सीधा बेड पे जाके सो गया। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से लड़ रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो अपने बेड पर जाकर नॉर्मली सो गया जैसे वो अक्सर सोया करता था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो इतने टाइम से जिस लड़की के साथ रह रहा है उसने उसका मर्डर किया। और वो सीधा जैसे ही 19 मई को सुबह नींद में से उठा और वो मार्केट गया, और उसने मार्केट से अलग अलग दुकान से, कहीं से आरी, कहीं से एसिड, कहीं से कुछ केमिकल्स और कहीं से अगरबत्तियाँ ये लेकर वो अपने घर वापस आ गया। और उसने श्रद्धा की बॉडी को सीधा बाथरूम में लेके गया, और बाथरूम में ले जाने के बाद उसने आरी से श्रद्धा की बॉडी को कट करना शुरू कर दिया, और उसने शावर ऑन किया ताकि जो ब्लड जो है जो वो श्रद्धा की बॉडी को कट करेगा, वो ब्लड जो है वो सीधा सिंक में से निकल के बाहर निकल जाए।
और उसने जैसे ही उसके बॉडी का पार्ट्स कट करना शुरू किए, उसने उसके लेग्स का पूरा पार्ट कट कर चुका था और उसने उसको अपने ही फ्रिज में रख दिया था। कुछ पार्ट्स उसने ऊपर के फ्रीज़र में रखे थे और कुछ पार्ट्स उसने नीचे वाले फ्रिज के पोर्शन में रखे थे। और वो फ्रिज में पोर्शन में रखने के बाद वो थक चुका था बहुत ज़्यादा बॉडी कट करने के बाद, और वो रिलैक्स होके अपने ही बेड पर जाके सो गया। और ये उसका काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और उसने जो उसके बॉडी के पार्ट्स कट कर दिए थे, वो मार्केट से एक ब्लैक कलर की पॉलीथिन लेके आया, बहुत बड़ी बैग लेके आया और छोटी छोटी पॉलीथिन लेके आया, और उसके अंदर वो भर भर के कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में, कहीं कूड़ेदान में, कहीं छोटे छोटे जंगलों में उसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स फेंक कर आता था। उसने बहुत सारे छोटे छोटे उसके बॉडी के पार्ट्स कट कर दिए थे और ये पता कर पाना मुश्किल था कि वो किसी जानवर की बॉडी है या फिर किसी ह्यूमन की बॉडी है। और वो ऐसी जगह पर ही फेंकता था जहाँ पर पूरी बॉडी डिज़ोल्व हो जाए, या फिर कहीं पर वो बॉडी ले जाने के बाद उसको जला देता था। और उसने अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें नोट करके रखी थी कि वो बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ फेंकने वाला है और कहाँ कहाँ उसकी बॉडी के पार्ट्स वो आगे आगे फेंकने वाला है। और वो ऐसी जगह पर फेंकता था और इतने छोटे छोटे पार्ट्स फेंकता था कि उसको जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो लोग खा जाए। और कहीं कहीं वो ऐसी जगह पर फेंकता था कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगे कि यहाँ पर किसी जानवर की बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर ये बॉडी के पार्ट्स जो है वो किसी इंसान के। ये पता कर पाना किसी भी पुलिस के नामुमकिन के बराबर था, या किसी इंसान के समझने के नामुमकिन के बराबर था। फिर वो ये बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे उसकी बॉडी के पार्ट्स कट कर रहा था। फिर 20 मई को जब वो उसके हिप्स वाला पोर्शन वो उसकी बॉडी का कट कर रहा था, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसकी गलती से आरी लग गई। और वो आरी लगने के बाद वो जाता है सीधा डॉक्टर के पास। मॉर्निंग आवर्स में आया था अराउंड 11-12 के बीच में, और ही वॉज लाइंग इन द कैजुअलिटी। माय कंपाउंडर केम टू मी, ही सेड डॉक्टर साहब एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसको एक थोड़ा छोटा सा कट लगा हुआ है, सुपरफिशियल इंजरी है। तो मैं गया वहाँ पे, उसको देखा, मैंने पूछा कैसे कट हुआ ये, तो बोला कि मैं फ्रूट कट कर रहा था और ये मेरी नाइफ स्लिप कर गई और ये कट हुआ है। तो देखने में जो वुंड था वो क्लीन था, इन साइज था, बिल्कुल मतलब क्लीन इन साइज वुंड, ऐसा लग रहा था कुछ शार्प वेपन से हुआ ये। मैंने पूछा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट कहीं हुई है, कहीं चाकूबाजी कुछ हुई है? बोला नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, ये एक्सीडेंटल कट हो गया। फिर बातों बातों में उसने बताया कि मैं एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? तो फिर बताया उसने बाद में कि डॉक्टर साहब वहाँ पे यहाँ पे आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है दिल्ली में, तो मैं उधर से इधर आया हूँ। और फिर ज़्यादा मैंने इंक्वायरी उससे नहीं की। और आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को 52 पीसेस में कट किया था। पीसेस में कट करने के बाद अब श्रद्धा का सिर्फ हेड बचा था, जो कि उसका सिर्फ गर्दन से लेकर पूरा मुंह था, और उसने अपने ही फ्रीज़र में रखा था। और उसके बाद वही फ्रिज में से वो अक्सर रोज़, जब तक ये पूरा 6-7 दिन तक उसका सिलसिला चलता रहा, जब तक उसने उसकी बॉडी को धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पर फेंकना शुरू किया था, तो 6-7 दिन तक उसके घर में वही फ्रिज से वो निकाल कर खाना खाता था और वही वो सब काम डेली वो करता था, वो भी उसी घर के अंदर। उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। और ज़्यादा स्मेल ना आने की वजह से वो अपने घर में सेंट और अगरबत्ती की खुशबू हमेशा रखता था। सेंट हर जगह वो फैलाते रहता था और अगरबत्ती की खुशबू हर जगह वो फैलाते रहता था, ताकि जो स्मेल है वो घर से बिल्कुल बाहर ना जाए, ताकि आसपास वालों को पता ही ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो बिल्कुल चिल था, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ये उसने पुलिस में एडमिट किया है। और वो करने के बाद श्रद्धा का जब हेड बचा था, तब उसे लगा कि अब मैं ये कर करके बोर हो चुका हूँ और ये सब मैं कब तक करता रहूँगा। फिर उसने डेटिंग ऐप से एक लड़की को अप्रोच किया और वो लड़की उसके घर आई थी, और उसका हेड जो है श्रद्धा का, वो अभी भी उसके फ्रिज में पड़ा था। और जो वो लड़की है वो उसके घर आती है और आफ्ताब के साथ पूरी रात रहती है। और ये आफ्ताब ने खुद एडमिट किया है कि उसका हेड जो है वो फ्रिज में ही पड़ा था, और वो लड़की उसके साथ पूरी रात स्पेंड करती है और वो नेक्स्ट डे अपने घर चली जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे को वो उसका हेड निकाल के श्रद्धा मदन वालकर का वो एक जंगल में ले जाता है, और जंगल में ले जाने के बाद वो उसको पेट्रोल से उसके ऊपर जला देता है और उसको उसी ज़मीन के अंदर गाड़ देता है।
और ये पता कर पाना बिल्कुल मुश्किल था कि श्रद्धा कहाँ गई। और वो श्रद्धा के फ़ोन से अपने अकाउंट में 54,000 रुपीज़ अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। और वो श्रद्धा के अकाउंट से उसे पता था कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि श्रद्धा गायब हो चुकी है, तो वो इसी दौरान श्रद्धा के फ़ोन से स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाने लगा ताकि किसी को भी पता ना चले कि श्रद्धा मर चुकी है। ये सब उसने बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया था और उसकी फैमिली को भी अब तक यही लग रहा था कि श्रद्धा ज़िंदा है, क्योंकि उसका जो भाई है और उसके जो फादर है वो अब यही देखकर उन्हें फील होता था कि श्रद्धा ज़िंदा है और श्रद्धा खुश है। और यही सब देखकर वो लोग ये सब अंदाज़ा लगा पाते थे कि श्रद्धा कहाँ है। तो वो डेली स्टेटस और कुछ अपने दोस्तों को जो श्रद्धा के दोस्त थे उनसे वो बातें करते रहता था। आफ्ताब को ये बिल्कुल अच्छे से पता था कि वो अगर किसी से बात नहीं करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और श्रद्धा कहाँ गई ये सब पूछने लगेंगे। और आफ्ताब को ये बात भी पता थी कि उसके फैमिली में उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो उन तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। 4 महीने बीतने के बाद आफ्ताब को लगा कि वो कब तक ये सब करता रहेगा, कब तक उसके फ़ोन से स्टोरीज डालता रहेगा, कब तक वो यही सारी चीज़ें करता रहेगा, कब तक वो आखिर करता रहेगा ये सब। तो उसने क्या किया, वो सीधा मुंबई गया। मुंबई में जाके उसने उसकी फ़ोन से सिम कार्ड निकाला और सिम कार्ड को कट करने के बाद उसके फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ करके उसको पूरा फ़ोन को तोड़ दिया और वहीं पर फेंक दिया और अपने वापस दिल्ली आ गया उसी घर में। और दिल्ली आने के बाद अब 3-4 महीने यानी नवंबर को, यानी टोटल जब उसने उसका मर्डर किया था उसके 6 महीने के बाद यानी नवंबर में उसकी फैमिली को ये रियलाइज़ हुआ कि श्रद्धा का अब ना फ़ोन लग रहा है, ना ही श्रद्धा कोई स्टोरी डाल रही है, ना ही श्रद्धा कोई स्टेटस लग रही है। पिछले 3-4 महीने से श्रद्धा का कोई भी अपडेट उन्हें नहीं मिला था। पहले उन्हें अपडेट इसी बात का मिलता रहता था क्योंकि वो स्टेटस वगैरह लगाती थी, तो अब उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। जो कि विकास मदन वालकर है, वो एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं और उनके पास कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से उन्हें पता भी नहीं था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो उसके बाद वो उनके फ्रेंड्स वगैरह से इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दिल्ली जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। और दिल्ली जाने के बाद वो जो मुंबई पुलिस है वो दिल्ली को ये पूरा केस पूरा सॉल्व करने के लिए दे देती है। और सॉल्व करने के लिए जैसे ही वो वहाँ पर वो केस ट्रांसफ़र करती है, दिल्ली की पुलिस आफ्ताब के सीधा घर पहुंचती है। आफ्ताब के घर जाने के बाद आफ्ताब से जैसे ही वो पूछताछ करती है, आफ्ताब पुलिस वालों को एक ही बात बोलता है कि 3 महीने पहले श्रद्धा भाग चुकी है किसी और अपने आशिक के साथ। 3 महीने से वो मेरे साथ नहीं रहती और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। हो सके तो आप प्लीज़ उसे ढूंढ दो क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत बात करनी है और मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो श्रद्धा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पुलिस वालों को भी लगा कि दिल टूटा आशिक है, इसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो आफ्ताब को ऐसे ही उन्होंने बिना किसी उसके छोड़ दिया। आफ्ताब को जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया तो आफ्ताब को पता चल चुका था कि अभी कोई भी प्रूफ मिल पाना मुश्किल है क्योंकि वो 6 महीने पहले ही पूरी बॉडी को पूरा ख़त्म कर चुका है और उसने जहाँ जहाँ बॉडी के पार्ट्स डाले हैं, जहाँ जहाँ उसने फेंके हैं, अब तक तो पूरे बॉडी के पार्ट्स ख़त्म हो चुके होंगे। अब तक तो बॉडी के पार्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके फादर जो विकास मदन वालकर है, श्रद्धा के फादर जो है, वो सीधा दिल्ली पहुंचते हैं और उन्हें अब तक यही शक था कि जो आफ्ताब है उसी का हाथ होगा। श्रद्धा मदन वालकर जो गायब है हमारी बेटी, वो सिर्फ आफ्ताब का हाथ होगा। तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में जाके वो एक और बार पुलिस कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को ये फोर्स करते हैं कि आप आफ्ताब को लेकर आओ। और आफ्ताब को ही ये सारी बात पता होगी कि वो श्रद्धा कहाँ गई। कुछ तो आफ्ताब से ही पता चलेगा कि वो अगर भागी भी है तो किसके साथ भागी है, ये सारी बात आफ्ताब से ही पता चल सकती है कि उसे पहले से शक था कुछ, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो आफ्ताब को पता हो, जो आफ्ताब ने पहले से ही नोटिस कर रखा हो। तो वहीं से कुछ हमें क्लू मिल सकता है और हमारी बेटी काफ़ी टाइम से गायब है तो हमें ढूंढना ही चाहिए कि श्रद्धा मदन वालकर आखिर गई कहाँ। तो फिर से आफ्ताब के घर पुलिस जाती है और पुलिस के पकड़ने के बाद पुलिस जैसे ही उसको अरेस्ट करके ले आती है, पुलिस जैसे ही थोड़ा सा ही उसके ऊपर प्रेशर डालती है और वो पुलिस को सामने से ही थोड़ा सा भी प्रेशर डालने के बाद, यानी उन्होंने सिर्फ उसको धमकी वगैरह दी थी कि श्रद्धा कहाँ है, ये सब कहाँ है, तो ये सब उन्होंने जैसे ही उसको थोड़ा सा ही प्रेशर किया था और उसने ये सारी बात बोल दी थी कि उसी ने उसका मर्डर किया और उसने कहाँ कहाँ फेंके, वो उसने खुद ने उनको डायरी दिखाई और उसने ये सारी बात खुद ने एडमिट की कि उसने कैसे श्रद्धा मदन वालकर को मारा है और उसने कैसे उसके बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ फेंके। पुलिस वालों को वो सारी बात बताई। पुलिस वाले जैसे जैसे उस जगह पर पहुँचे वहाँ पर कहीं पर भी श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स नहीं मिले और कुछ कुछ जहाँ जहाँ पर पार्ट्स मिले थे वो पता कर पाना ही मुश्किल था
कि वो किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर किसी जानवर के पार्ट्स हैं। तो ये पता कर पाना ही मुश्किल था। और उसके बाद ये उसने जैसे ही पुलिस के सामने पूरा कन्फ्रंट किया, पूरा उसने जैसे ही पूरी सारी बातें बताई, पुलिस वालों को अभी भी और उसके फैमिली को ये अभी भी डाउट था कि इसने अब तक पूरा सच नहीं बताया। उसके बाद आफ्ताब ने उनको कुछ ऐसी बात बताई कि वो 6 महीने से और लड़कियों को भी डेट कर रहा था और वो श्रद्धा से पहले बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका है और उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर उसने मर्डर किया है तो उसे बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट नहीं है। आफ्ताब पूनावाला आज की डेट में तिहाड़ जेल में है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मेरे हिसाब से उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और हम लोग कैसे भी इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी के ऊपर हम लोग इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हम हमारी फैमिली को भी भूल जाते हैं एक टाइम आने के बाद, और हमें यही लगता है कि अब ये इंसान ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पूरी आगे लाइफ यही पूरी हैंडल करेगा, हमें हमारे सुख दुख में यही हमारा साथ देगा। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। एट दी एंड हमारे जो फैमिली है, हमारे जो माता पिता हैं, वही हमारे साथ रहते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए और हमें किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इतने टाइम रहने के बाद, साथ में रहने के बाद, वो लोग कम से कम 3-4 साल से वो लोग साथ में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और आफ्ताब के माइंड में क्या चल रहा था वो श्रद्धा मदन वालकर को एक बार भी नहीं समझ में आया। तो आप सोच सकते हो किसका माइंड कहाँ जा सकता है, कब वो क्या कर सकता है, कब सामने वाला आपके लिए कब कुछ भी कर सकता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो बस ये वीडियो जो थी आज की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, और ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।